हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे फॉरेन ट्रेड, यानी कि जब इंडिपेंडेंस का टाइम था उस टाइम पे फॉरेन ट्रेड की क्या सिचुएशन थी, आज की क्लास में कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या स्टेट थी जब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं कि फॉरेन ट्रेड, यानी कि जब इंडिपेंडेंस का टाइम था उस टाइम पे फॉरेन ट्रेड की क्या सिचुएशन थी। जो इंडिया थी, इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस थी फॉरेन ट्रेड के मैटर में, यानी कि जो फॉरेन ट्रेड को लेकर के इंडिया बहुत ज़्यादा प्रमुख थी, प्रतिष्ठा हासिल की हुई थी जब एंशिएंट टाइम था, यानी कि जो पुराना टाइम था। लेकिन जैसे ही रोमन्स आए तो रोमन्स ने कहा कि जो भारत है वो पूरी दुनिया की जो कीमती धातुएं होती हैं, कीमती धातु यानी कि जो सोना चांदी होती है ना, उसके लिए क्या वो सिंक है, यानी कि गड्ढा है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि द सिंक ऑफ वर्ड्स बिलियन। सिंक क्या होता है, जिसमें बहुत कुछ समा सकता है। बिलियन का मतलब क्या होता है कि जो कीमती धातुएं होती हैं, सोना चांदी होता है। तो यहाँ पे रोमवासी कहते हैं कि जो भारत है ना, भारत वो दुनिया की कीमती धातुओं का क्या है, गड्ढा है, एक बहुत बड़ा सिंक है। लेकिन जो भारत है, भारत में जो ब्रिटिश शासन है ना, उसने आके क्या कर दिया, इसका अंत कर दिया। जैसे ही ब्रिटिश रूल लागू हुआ इंडिया के अंदर, वो सब क्या होगा, खत्म हो गया। यानी कि जब ब्रिटिश शासन आया उस टाइम पे जो भारत के अंदर बहुमूल्य धातुएं थी, उसका जो प्रवाह था वो रुक गया था, और बल्कि भारत से क्या हुआ, धन ब्रिटेन की ओर जाने लग गया था। कहाँ, तो हमारा जो भारत देश था वो सोना चांदी निगलने वाला देश था। जैसे हम सुनते हुए हैं कि भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जैसे अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया तो उससे भारत है जो गरीब बनना शुरू हो गया, उसकी स्थिति थी जो खराब होनी शुरू हो गई। ब्रिटिश रूल लागू होने से पहले जो इंडिया था वो एक्सपोर्टर था। एक्सपोर्टर का मतलब क्या होता है कि अपना इंडिया बाहर दूसरे देशों को फिनिश गुड्स था जो सप्लाई करता था, जैसे फाइन कॉटन, सिल्क और टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स। आइवरी वर्क होता है जो हाथी दांत के ऊपर कारीगरी की जाती है, उसे आइवरी वर्क कहा जाता है। प्रीशियस स्टोन, प्रीशियस स्टोन होते हैं जैसे डायमंड, रूबी, जैसे नीलम, हीरा, इस तरीके से इसको डायमंड वगैरह जो शामिल किए जाते हैं प्रीशियस स्टोन में। लेकिन जब ब्रिटिश रूल लागू हुआ उससे क्या हुआ कि जो हमारा भारत देश था वो नेट एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बन गया फिनिश गुड्स का। जैसे हमारा इंडिया है, ये इंडिया में क्या किया, जो रॉ मटेरियल था इंडिया का, रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चा माल, जैसे कॉटन, रॉ सिल्क हो गया, इस तरीके से, यानी कि जो वूल हो गया, जूट हो गई, ये सब रॉ मटेरियल में आते हैं। कि इंडिया में जो रॉ मटेरियल था उसको क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, यानी कि बाहर दूसरे देशों में भेज दिया। जैसे एग्जांपल के लिए ब्रिटेन में भेज दिया। तो अब रॉ मटेरियल तो इंडिया से क्या गया, बाहर चला गया, ब्रिटेन में चला गया। ब्रिटेन ने क्या किया, इस रॉ मटेरियल का यूज़ करके फिनिश गुड्स बनाई। फिनिश गुड्स का मतलब क्या है कि जैसे अगर कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, धागा चाहिए होता है, कॉटन बाहर भेजा, कॉटन क्या रॉ मटेरियल है, कॉटन का इस्तेमाल करके फिनिश गुड्स बनाया, यानी कि जो क्लॉथ था वो क्लॉथ बनाया गया ब्रिटेन कंपनियों द्वारा, और वो क्लॉथ क्या गया इंडिया के अंदर इसमें भेज दिया। यानी कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, ये इम्पोर्ट है क्योंकि बाहर से ये मंगवाया गया। तो इंडिया क्या करता था, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता था और जो फिनिश गुड्स होती थी उसको इम्पोर्ट करता था। लेकिन यहाँ पे भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी लागू की, ट्रेड एंड टैरिफ की। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या हो कि जब आप, यानी कि इंडिया जब बाहर रॉ मटेरियल भेजेगा तब तो सस्ते में भेजेगा, लेकिन जब फिनिश गुड्स खरीदेगा तब वो महंगे में खरीदेगा। और सेकेंडली जो इंडिया की फिनिश गुड्स होती थी, उन फिनिश गुड्स को जब बाहर भेजा जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, तो उसके ऊपर इतना टैक्स लगा दिया जाता था फिनिश गुड्स के ऊपर कि दूसरे जो देश थे वो उसकी गुड्स को, हमारे भारतीय गुड्स का जो खरीद नहीं सकते थे, जिससे जो कंपटीशन था वो ख़त्म कर दिया था भारत का। तो जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी लागू की, ट्रेड एंड टैरिफ की, तो इससे क्या हुआ, इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया, शोषण करना शुरू कर दिया।
जिससे हमारा भारत देश था वो पिछड़े वर्ग में जाना शुरू हो गया। इंडिया फॉरेन ट्रेड की क्या स्टेट थी जब इंडिपेंडेंस का टाइम था, तो इसको डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स में। सबसे पहले आती है नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। जैसे कि मैंने आपको इसके इंट्रो में भी बताया कि जो भारत देश था वो क्या करता था कि जो रॉ मटेरियल था इंडिया का उसे बाहर एक्सपोर्ट कर देता था और बाहर से जो फिनिश गुड्स थी वो इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर देता था। यानी कि जो इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल में किसको शामिल किया जाता है, जैसे एग्जांपल के लिए रॉ सिल्क हो गया, रॉ सिल्क रॉ मटेरियल के अंदर आते हैं। कॉटन हो गया, कॉटन, जूट, वूल, इस तरीके से इंडिगो और शुगर, ये सब रॉ मटेरियल इंडिया क्या करता था, बाहर एक्सपोर्ट कर देता था। एक्सपोर्ट करता था किसको, ब्रिटेन को। ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करता था और ब्रिटेन क्या करता था, इसका इस्तेमाल करके रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स बनाता था। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का मतलब क्या है कि जैसे एग्जांपल के लिए कॉटन, सिल्क और वुलन क्लॉथ, कॉटन, सिल्क और जो वुलन क्लॉथ है, और बहुत सारी कैपिटल गुड्स को भी जो इंपोर्ट किया जाता था। यानी कि इंडिया क्या करता था, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता था और फिनिश गुड्स को क्या किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन से। जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉम्पोजिशन था ये बिल्कुल एक अटर बैकवर्डनेस था इंडियन इकोनॉमी के लिए। जब इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया गया और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट किया गया तो इससे जो इंडिया के अंदर जो औद्योगिक रूप से जो उत्पादन था, औद्योगिक उत्पादन वो नहीं होता था। यानी कि जो इंडिया था वो खुद फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता था, वो क्या करता था, इंपोर्ट ही करता रहता था, जिससे क्या हो कि हमारा जो इंडिया का औद्योगिक विकास है वो नहीं हो पाया। जब इंडिया ने बाहर से फिनिश गुड्स मंगवानी शुरू कर दी तो खुद के देश में यानी कि भारत देश में फिनिश गुड्स बनाए नहीं, जिससे क्या हुआ कि जो औद्योगिक विकास था वो देश का बंद हो गया, यानी कि भारत देश का औद्योगिक विकास बंद हो गया। नेक्स्ट आते हैं मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। यानी कि जो इंडिया फॉरेन ट्रेड करता था उस फॉरेन ट्रेड के ऊपर जो कंट्रोल था वो किसका था, ब्रिटिश का। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, मोनो तो सिंगल, पोली मतलब अधिकार। यानी कि मोनोपोली क्रिएट करके थी, किसने क्रिएट की थी, जो ब्रिटिश सरकार थी। यानी कि जो ब्रिटिश रूल बनाया गया था उसमें इस तरीके से रूल बनाया गया था कि जितना भी इंडिया फॉरेन ट्रेड करेगा उसके ऊपर टोटल कंट्रोल जो होगा वो ब्रिटिशों का होगा। ब्रिटिश रूल के दौरान ये कहा गया कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाएगा कंट्री द्वारा वो मोनोपोली कंट्रोल के अंदर आएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के। इस कंटेक्स्ट में दो मेन पॉइंट आते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो इंडिया द्वारा फॉरेन ट्रेड किया जाता था उसका 50% से भी ज़्यादा पार्ट किसके द्वारा डायरेक्ट किया जाता था, ग्रेट ब्रिटेन द्वारा। यानी कि जो 50% से भी ज़्यादा जो हिस्सा था वो ग्रेट ब्रिटेन था जो निर्देश देता था कि कैसे आपने जो फॉरेन ट्रेड करना है। जो बाकी शेष हिस्सा रह जाता था उसे चीन, श्रीलंका और ईरान जैसे देश थे जो उनके साथ होता था। जब 1869 में सुएज कनाल यानी कि जो सुएज नहर थी वो खुली तो सुएज नहर के खुलने से जो ब्रिटिश का कंट्रोल था, जो ब्रिटेन का कंट्रोल था इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर वो और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया, वो और भी ज़्यादा कंट्रोल है जो मतलब बन गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर। यानी कि अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पे कहते हैं कि मोनोपोली कंट्रोल था इंडिया का फॉरेन ट्रेड के ऊपर, कि यहाँ पे जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी वो बताती थी ब्रिटिश रूल के तहत कि आपको कितना माल है जो फॉरेन ट्रेड के अंदर बेचना है, कितना इंपोर्ट करेगा इंडिया, कितना एक्सपोर्ट करेगा इंडिया, कितना किसको भेजना है। तो सब किसके द्वारा डायरेक्ट किया जाता था, ये जो ब्रिटेन थी ब्रिटिश रूल के अंदर, ब्रिटिश रूल के तहत जो डिसाइड कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए कि इसके रिगार्डिंग कुछ ऑब्जर्वेशन थी। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन कहते हैं कि 50% से जो ज़्यादा परसेंटेज था ना फॉरेन ट्रेड का, जो इंडिया फॉरेन ट्रेड करेगा वो किसके साथ डायरेक्शन दी जाती थी, ग्रेट ब्रिटेन डायरेक्ट करता था, डायरेक्शन देता था, दिशा निर्देश देता था इंडिया को कि कैसे आपने जो फॉरेन ट्रेड करना है। जो रेस्ट पार्ट था जो बच गया था वो किसके द्वारा डायरेक्शन दी जाती थी, चाइना, श्रीलंका और ईरान द्वारा। 1869 में सुएज कनाल खुली जो उसके खुलने से जो ब्रिटेन का कंट्रोल था वो इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर और भी ज़्यादा गहरा बन गया।
सेकेंड आता है कि जो एक्सपोर्ट किया जाता था प्राइमरी प्रोडक्ट का, जिसमें रॉ मटेरियल को शामिल किया जाता है। यानी कि जो हमारा इंडिया था वो क्या करता था, अपना रॉ मटेरियल बाहर एक्सपोर्ट कर देता था। किसको करता था एक्सपोर्ट? जो ब्रिटिश इंडस्ट्री थी। ब्रिटिश इंडस्ट्री क्या करती थी, उस रॉ मटेरियल का यूज़ करके फाइनल गुड्स यानी कि जो फिनिश प्रोडक्ट बनाती और उसे इंडिया के अंदर जो बेचती थी। तो जो हमारी इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट थी वो किसके द्वारा कैप्चर कर ली गई थी? ब्रिटिश इंडस्ट्री द्वारा। क्योंकि ब्रिटिश क्या करती थी इंडस्ट्री, ब्रिटिश इंडस्ट्री ने प्रोडक्ट बनाए, फिनिश प्रोडक्ट आकर के इंडिया की मार्केट के अंदर सेल कर दिए। तो जो इंडिया की मार्केट के ऊपर कब्जा किसका हो गया? ब्रिटिश इंडस्ट्री का हो गया। नेक्स्ट आता है सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। सरप्लस ट्रेड का मतलब क्या है कि जो एक्सपोर्ट थे वो ज़्यादा थे, किससे? इम्पोर्ट से। ये ब्रिटिश रिजाइम के दौरान हुआ था। इसी को हम सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। यानी कि जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट, तो इसे सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। लेकिन जो ये सरप्लस था, इसका जो लार्जली यानी कि ज़्यादा जो हिस्सा था वो एक्सपोर्ट और प्राइमरी गुड्स से रिलेटेड था, जो ये बताता है कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी क्या जा रही है? बैकवर्ड की तरफ जा रही है, पिछड़े वर्ग की तरफ जा रही है। यानी कि ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया के द्वारा वो किस चीज़ का किया जाता था? प्राइमरी गुड्स का किया जाता था। प्राइमरी गुड्स कौन सी होती है? वो गुड्स होती हैं जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर अनाज हो गया, जिसमें गेहूँ, चावल, फल, सब्जियाँ शामिल की जाती हैं। मिनरल्स के अंदर जैसे कोयला, लोहा हो गया, तांबा वगैरह। फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे लकड़ी, गोंद, रबड़ वगैरह। मछली और अन्य समुद्री उत्पाद जिसमें मछली और समुद्री शैवाल का जो शामिल किया जाता था। तो यानी कि जो इंडिया था वो एक्सपोर्ट करता था प्राइमरी गुड्स को। सेकेंड है कि सरप्लस ट्रेड के कारण जो बहुत सारी इसेंशियल कमोडिटी होती थी, जैसे फूड ग्रेन हो गया, क्लॉथ हो गया, इनकी हमारी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर क्या हो गई थी? कमी हो गई थी। क्योंकि जब इंडिया ने एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया, इंपोर्ट को है जो कम कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं इंपोर्ट से, तो इसे सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। रिजल्ट क्या हुआ कि जब इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ गया एज़ कम्पेयर टू देयर इंपोर्ट, तो जो इसेंशियल कमोडिटी थी, जो ज़रूरी वस्तुएं थी, जो जैसे खाना, कपड़े वगैरह, उसका जो डोमेस्टिक मार्केट थी, इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट के अंदर क्या हुआ? कमी आ गई। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर कमी आ गई। जो इसेंशियल कमोडिटी थी, उनकी जो ज़रूरी वस्तुएं थी, उनकी कमियां जो भारत देश के अंदर आ गई। जो सरप्लस ट्रेड था, इसका इस्तेमाल ग्रोथ और डेवलपमेंट कंट्री के लिए नहीं किया गया। यानी कि सरप्लस ट्रेड करो जिससे कंट्री का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। किसके लिए किया गया? जो एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंडिया के अंदर, उनको पूरा करने के लिए सरप्लस ट्रेड का इस्तेमाल किया। क्योंकि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के अंदर थी तो उसके बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे कौन से होते हैं? जो सरकारी कामकाज के ऊपर आते हैं, कार्यालयों के ऊपर आते हैं, जैसे कर्मचारियों को वेजेस देना, सैलरी देना, अधिकारियों को नियुक्त करना, कानून के ऊपर खर्चा करना, व्यवस्था के ऊपर, प्रशासन को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में आते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कि इन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को पूरा करने के लिए इस सरप्लस ट्रेड का इस्तेमाल किया। और सेकेंडली जो एक्सपेंस थे वार के, यानी कि जो युद्ध के जो खर्चे होते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन खर्चों को पूरा किया। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार ने जितने युद्ध लड़े थे, उन सब युद्ध का जो खर्चा था वो किससे पूरा करती थी? वो ट्रेड सरप्लस से पूरा करती थी। जैसे कि सैनिकों की भर्ती करना और उनको सैलरी देना, जो हथियार होते थे, जो गोला बारूद होते थे, उनको खरीदना, युद्ध के दौरान जो अन्य खर्चे होते थे, चिकित्सा वगैरह, उपकरण वगैरह, वो सभी खर्चे जो यहाँ से ट्रेड सरप्लस से पूरे किए जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि यहाँ पे युद्ध कौन लड़ रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट लड़ रही है। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो युद्ध लड़े हैं, उसका जो खर्चा, उसकी भरपाई वो कहाँ से करवा रही है? भारत से करवा रही है। जिस कारण से जो हमारे भारत की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर है जो बर्डन क्रिएट कर दिया, बोझ बन गया। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन और वॉर एक्सपेंस किए गए, जिससे क्या हुआ? ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। मतलब कि जो भारत देश के अंदर जो धन था, संसाधन थे, संपत्ति थी, वो सारी कहाँ चली गई? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत को छोड़ के ब्रिटेन चली गई।
क्योंकि ब्रिटेन ने क्या किया, उसको अपने लिए यूज़ कर लिया। यानी कि इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि जो भारत की मेहनत थी, जो उसके संसाधन थे, जो उसमें धन कमाया गया था भारत में, वो उसका बड़ा हिस्सा क्या किया गया, भारत में निवेश नहीं किया, भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया ताकि भारत का विकास हो, बल्कि उसको बाहर भेज दिया गया, ब्रिटेन के अंदर भेज दिया गया, ताकि ब्रिटेन है जो वो विकास कर जाए, जिससे हमारे जो देश की, भारत देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो कमजोर हो गई, और जिससे भारत का जो आर्थिक शोषण है जो किया गया ब्रिटिश रूल के दौरान, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल और अनदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।